अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का जो पेपर प्रीवियस पेपर है वो मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए। तो वो हम पढ़ेंगे आज। इसके 100 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ईएससी के लिए। तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। यानी कि आपके पास फर्ज करते हैं जनरल एबिलिटी का आता है, उसमें भी इंग्लिश आती है, उस इसमें से एमसीक्यूज उठा के उसमें भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हेडमिस्ट्रेस का टेस्ट है, हेडमास्टर का टेस्ट है, सीनियर जनरल लाइन का है। यानी जहाँ भी इंग्लिश का फर्ज करते हैं 15% या 20% या 50%, जहाँ पे भी इंग्लिश आती है जिस पेपर में जितना भी पोर्शन आता है उसमें इसमें से एमसीक्यूज वो दे सकता है। और अक्सर यही होता है कि पुराने जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनमें से उठा के तो वो आगे आपके पास जो नए पेपर बनाते हैं उसमें वो डाल लेते हैं। एक सब पेपर में से या 10 15 20 पेपर्स में से उठा के तो वो डाल लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस पेपर्स। तो अब मैं आपके लिए प्रीवियस पेपर्स जो मेरे पास हैं, काफ़ी सारे पीएससी के पेपर्स हैं, तो वो मैं सारे सॉल्व कर रहा हूँ। आधे मैंने सॉल्व किए हैं तो वो मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए ये अपलोड कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, तो इसमें आपके लिए बहुत हेल्प होगी। तो ये जो आज का हमारे पास पेपर है, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश B17 17/4/2018 यानी कि आपके पास 2018 में ये पेपर आया था। तो इसको मैंने सॉल्व किया है एमफिल पीएचडी लोगों की मदद लेके, उनसे हेल्प लेके, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश में मास्टर नहीं हूँ, तो उनसे हेल्प लेके तो मैंने कोशिश की है और आपके लिए ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें क्या कहता है। डैश इज अ यूनिट ऑफ syllable weight applicable to language in which long or heavy syllables are distinguished from short or light syllables। तो ये इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, मोरा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, the sense a relation in which a person, place or thing after whom or after which something is named or believed to be named is called। तो ये एपोनियम आएगा इसका डी, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। 3 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो 3 में देखें, आपके पास एक चीज और आपको बताना भूल गया कि आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होता है इंग्लिश का पेपर जो है, इसमें 70% यानी 70 नंबर का जो है वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश से रिलेटेड, और 30 नंबर का पेडागोजी का पोर्शन आता है। तो पेडागोजी भी आपने बहुत सही तरह से पढ़नी है, तब जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है, पार्ग्यो स्कूल इज अ स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक thought and analysis was established in Prague in the 1920s by, ये आपके पास आएगा विलियम मैथियसिस, ठीक है। विलियम ए आ जाएगा आपके पास, वाइलम मैथियसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज अ जनरल टर्म ऑफ फॉर वर्बल कैटेगरीज दैट distinguish the status of events uh, events ERC in relation to specific periods of time as opposed to their simple location in the present, past or future। तो ये आपके पास आ जाएगा ये एस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, the ability of human language to produce messages in different times and places from the objects or events that they refer to is known as, ये आपके पास आ जाएगा बी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको आपने चेक भी करना है
ये वैसे दो मुझे मिले थे इसका आंसर, तो ये ज्यादा लोगों से मिला है तो इसको मैंने टिक किया है। इसको आपने चेक भी करना है, ये ना हो कि डी हो, लेकिन ये बी ही ज्यादा लोगों ने कहा कि ये बी आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है बोथ गरीलियस गोरिल्लास, ठीक है, बोथ गोरिल्लास एंड चैंपियंस, ठीक है, बोथ gorillas and chimpanzees seem to be able to dash in a uh, rudimentary way, although they do not seem to do so in the wild. तो ये इसका आपके पास ए आ जाएगा, अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट सिंबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो कुछ मिस्टेक्स बोलने में हो सकती हैं वर्ड्स, तो उनको आपने इग्नोर करना है। तो पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है इंग्लिश एक्सपर्ट से पूछ के, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, करंटली मोस्ट रिसर्चर्स believe that speech capability and developed in human uh, ancestors by a or by dash years ago। तो ये इसका आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, 1 लाख टू 1,50,000, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, द स्टडी ऑफ द articulation and production of human speech sound is known as, ठीक है, तो ये आपके पास फोनेटिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज यूज चेंज अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्टेक्स्ट इज, तो ये आपके पास डी आ जाएगा, सोशल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे, इसके ऑप्शन देख के तो फिर इसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में कह रहा है दी सपायर ओवर हाइपोथेसिस स्टेट्स, तो इसका आपके पास आ जाएगा ए, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस स्पीकर्स बिहेवियर्स थॉट प्रोसेसेस एंड वर्ल्ड व्यूज, ठीक है, ये ए आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट्स ऑफ मीनिंग दैट मेक अप अ वर्ड आर नोन एज, तो ये आपके पास सी आ जाएगा, मॉर्फीम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा, द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द सिमिलरिटीज एंड contrast among words within a domain such as kinship terms or animal names is known as, ये आपके पास बी आ जाएगा, कंपोनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, कंपोनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सेमियोटिक्स, व्हाट इज सेमियोटिक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा सी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ठीक है, सेमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है आपके पास कि 14 इसमें कहता है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर बॉडी लैंग्वेज, तो ये आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज यूज होती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज काइनेसिक्स, व्हाट इज काइनेसिक्स, तो ये आपके पास दिया जाएगा, द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको हम देखेंगे कि 16 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसको हम देखेंगे,
तो 16 में क्या कहता है, 16 में कहता है आपके पास व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज टू इन्वेंट न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो ये आपके पास आ जाएगा डी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द टू लेवल्स ऑफ लैंग्वेज रेफर्ड टू बाय द टर्म ड्युअलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी, साउंड एंड मीनिंग। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, which question about language use does pragmatics try to answer। ये आपके पास आ जाएगा डी, वाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, अंडर व्हाट हेडिंग under what heading would we discuss the use of such titles as Mr. and Mrs। तो ये आपके पास ये आ जाएगा terms of address। नेक्स्ट आपके पास नंबर 20 है, which of these words would be expect to uh, find as a lexeme heading or dictionary entry। तो ये आपके पास आ जाएगा give। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 21 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 21, 21 में कह रहे हैं, 21 में कह रहा है कि which of these figures most closely reflects the size of an educated adult's active vocabulary। तो ये आपके पास 50,000 ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास नंबर 22 है, व्हाट इज द टर्म फॉर टू वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग। तो ये आपके पास आ जाएगा डी, साइनोनिम्स। ठीक है, सेनोनिम्स, सॉरी। ठीक है, सेनोनिम्स, एक एंटोनिम्स होता है, सेनोनिम्स, सेनोनिम्स डी आ जाएगा इसका। आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, which of these is credible opposite। तो ये आपके पास आ जाएगा बी, हॉट कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, 24 है, व्हाट इज द टर्म फॉर सिमेंटिक connectedness we expect to find in a story। तो ये आपके पास आ जाएगा कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको हम देखेंगे। 25, तो 25 में क्या कह रहा है, इसमें कहता है व्हाट डू वी हैव टू डू टू वर्क आउट which meaning of the word table people have in mind when they use it। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, look at the sentence in which it occurs। नेक्स्ट आपके पास 26 है, which branch of linguistics studies word order। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, syntax। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज ह्यूमन साउंड मेकिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो ये आपके पास फोनेटिक्स है, डी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डज फोनोलॉजी स्टडी। तो फोनोलॉजी जो होती है, फोनोलॉजी में द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 29 है, what is the linguistic term for the study of pitch movement in language। तो ये आपके पास इंटोनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, अब हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे। 30, तो देखिए 30 में क्या कहता है, व्हाट डज ग्राफिक ग्राफोलॉजी। ठीक है, व्हाट डज ग्राफोलॉजी इन इट्स लिंग्विस्टिक सेंस स्टडी। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना, सी आएगा, राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ दीज is an example of a sentence connecting adverb।
तो ये आपके पास दिया जाएगा कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वाज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो ये आपके पास 650 से 1150 एडी है। नेक्स्ट आपके पास 33 है, विच फीचर ऑफ लैंग्वेज इज रेफर्ड टू बाय द टर्म एक्सेंट। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पर्सन्स इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज। तो ये आपके पास डी आ जाएगा, स्टाइल। नेक्स्ट 35 है, विच ऑफ दीज टॉपिक्स इज लाइकली टू बी स्टडीड बाय अ फॉरेन फॉरेंसिक फॉरेंसिक लिंग्विस्ट। ठीक है, फॉरेंसिक लिंग्विस्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा सी, फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्जरी। नेक्स्ट आपके पास 36 आ जाएगा, 36। अब हम 36 को देखेंगे। 36 तो देखें, 36 में कहता है, 36 में कहता है, विच प्रोफेशनल पीपल वर्क विद पेशेंट्स हु हैव अ लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा बी, स्पीच स्लैश लैंग्वेज थेरापिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 37 है, व्हाट डू वी कॉल अ डिस्कोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्पीकर। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, मोनोलोग्यू। ठीक है, मोनोलोग्यू। नेक्स्ट आपके पास 38 है, व्हाट इज द नेम सम grammarians have given to such parenthetical expressions as you know and you see। तो ये भी आ जाएगा, कॉमेंट क्लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट 39 है, इसको हम देखेंगे। 39 39 तो देखिए 39 में क्या कहता है, 39 में कहता है, विच ऑफ दीज वर्ड्स डू यू मोस्ट एसोसिएट विद प्रेस्क्रिप्टिविज्म। ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, करेक्टनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 40 है, व्हाट वी कॉल लिंग्विस्टिक्स व्हेन इट ट्राइज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अदर डोमेन्स। तो ये आपके पास दिया जाएगा, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट आपके पास 41 है, व्हाट इज एन आइएम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, व्हाट इज एन आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, अ लाइन ऑफ 5 feet in which the dominant accent usually falls on the second syllable of each। नेक्स्ट आपके पास 42 है, व्हाट इज द हीरोइक कॉपलेट। ठीक है, हीरोइक की है। ठीक है, हीरोइक कॉपलेट। तो ये आपके पास आ जाएगा सी, अ पेयर ऑफ रिमिंग आइएम्बिक पेंटामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको हम देखेंगे कि 43 में क्या कह रहे हैं। ठीक है, 43 तो 43 में आपके पास है, इसमें कहता है, व्हाट इज द ट्रॉची। ट्रॉची है, व्हाट इज अ ट्रॉची। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, और 2 syllable foot of verse in which the stress falls on the first syllable। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 34 है, अ गुड डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन रियलिज्म इज। तो ये ए आ जाएगा, एन एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एज इट एक्चुअली इज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 है। अब हम 45 को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। 45
तो 45 में कहता है दी अमेरिकन रिनियस अमेरिकन रिनाइसेंस the American Renaissance Renaissance overlapped the dash time period in which American writers were trying to dash. तो ये आपके पास दिया जाएगा, ठीक है। रोमांटिज्म define themselves and their writing style as independent from England, ठीक है। नेक्स्ट 46 है, इसमें कहता है राइटर्स इन द रोमांटिक टाइम पीरियड वर कंसर्न विद, तो ये आपके पास ये आ जाएगा नेचर एज अ सोर्स ऑफ सेकुलर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, इमोशन एज ट्रूथ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल्फ। नेक्स्ट आपके पास 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग became the most popular romantic poetic form, following on Wordsworth's claim that poetic inspiration is contained within the inner feelings of the individual's poet as the spontaneous overflow of powerful feelings। तो ये आपके पास ए है, the lyric poem written in the first person। नेक्स्ट 48 है, तो 48 में क्या कहता है इसको हम देखेंगे। 48 48 48 में कहता है a mild word or phrase which substitutes for another which would be under, undesirable because it is too direct, unpleasant or offensive। तो ये आपके पास ये आ जाएगा इयोपिनिज्म, इयोपिनिज्म, इयोफिनिज्म, ठीक है। इयोफिनिज्म, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49, द यूज ऑफ एंगी एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज, तो ये आपके पास भी आ जाएगी इन्वेक्टिव, ठीक है, इन्वेक्टिव लिखा हुआ है, हाँ इन्वेक्टिव। नेक्स्ट आपके पास 50 है, अ स्टेटमेंट विच लेसन्स और मिनिमाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज मीन्ड, तो ये आपके पास भी आ जाएगी अंडर स्टेटमेंट। नेक्स्ट 51 है, वाइज सेइंग proverb, short, memorable saying that expresses a truth and is handed down from one generation to the next, तो ये आपके पास आ जाएगा adage। नेक्स्ट आपके पास है 52, a word or phrase preceding or following a name which serves to describe the character in literature, तो ये आपके पास दिया जाएगा इपिथिक, इपिथिट, ठीक है, इपिथिट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 53, unintentional use of inappropriate word similar in sound to the appropriate word often with humorous effect, तो ये आपके पास सी आ जाएगा मिलाप्रोज, मिलाप्रोपिज्म, ठीक है, मिलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट आपके पास 54 है, इसको हम देखेंगे 54 को, 54, तो इसमें कहता है 54 में कहता है रिवोल्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव वैल्यूज ऑफ रियलिज्म, तो ये आपके पास सी मॉडर्निज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 55 है, a literary style in which one's thoughts and feelings are depicted in a continuous and
इंटर अनइंटरप्टेड फॉलो, तो ये आपके पास ये आ जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 56 है, अ राइटर क्रिएट्स unreal characters and situations and asks the reader to pretend that they are real in a fictional work। तो ये आपके पास भी आ जाएगा वेरी वेरी सिमिलिटी सिमिलिट्यूड। ठीक है, वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड। ठीक है, वेरी सिमिलिट्यूड। नेक्स्ट आपके पास है 57, इसमें कहता है कैरेक्टर्स दैट हैव मेनी ट्रेट्स और एस्पेक्ट्स टू देयर पर्सनैलिटी। तो इसमें दो ये मुझे मिले हैं, एक बी राउंड करेक्टर और एक आपके पास डायनामिक करेक्टर। तो इसको आपने देखना है कि इसमें से कौन सा आता है, इसका कंफर्म नहीं था मुझे। ठीक है, इसलिए इन दो में से एक है, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 58, a phrase that is common on every day, unconstrained conversation rather than informal speech, academic writing or uh, paralinguistics। तो ये आपके पास दिया जाएगा कोलोक्वियलिज्म। ठीक है, कोलोक्वियलिज्म, कोलोक्वियलिज्म ये इसका आंसर आ जाएगा, कोलोक्वियलिज्म। तो नेक्स्ट आपके पास है 59। 59 को हम देखेंगे इसमें क्या कहता है। 59, तो 59 में कहता है ऑन नॉवल और स्टोरी हुज थीम इज द मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द मेन कैरेक्टर। तो ये आपके पास ए आ जाएगा, बिल्डिंग्स और रोमन। ठीक है, बिल्डिंग्स और रोमन। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 60, एन ओवरयूज्ड, OVERUSED, हाँ यही है, एन ओवरयूज्ड एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा डी क्लीची। ठीक है, CLICH क्लीची है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 61, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ लिटरेचर एंड द मेथड्स फॉर एनालाइजिंग लिटरेचर। तो ये आपके पास दिया जाएगा लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी। नेक्स्ट 62 है, अ मोमेंट when a character is alone and speaks his or her thoughts aloud। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, सोलो सोली। ठीक है, सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 63 है, a figure of speech in which a word represents something else which it suggests। तो ये आपके पास दिया जाएगा म्योनिमी। ठीक है, म्योनिमी। नेक्स्ट आपके पास है 64, a figure of speech where in a part of something represents the whole thing। तो ये आपके पास ये आ जाएगा साइनिक डोची। ठीक है, साइनिक डोशी, ये आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स शायद गलत भी मैं अदा कर रहा हूँ, तो इग्नोर करना है इसको अपने। नेक्स्ट, क्योंकि मेरी ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 65, एक्सप्रेसेस द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज और हर सब्जेक्ट। तो ये आपके पास है 2। नेक्स्ट आपके पास 66, इसको हम देखेंगे 66 को, इसमें क्या कह रहे हैं 66। तो देखिए 66 में कहता है, a situation or a statement that seems to contradict itself but on closer inspection does not। ये आपके पास दिया जाएगा पैराडॉक्स।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 67, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट आपके पास है 68, इसमें कहता है अ लिटरेरी डिवाइस वेयर इन समथिंग नॉन ह्यूमन फाउंड इन नेचर, अ beast, plant, stream, natural force etc. performs as though from human feelings or motivation। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, पैथेटिक फालासी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 69, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स दैट इज अलाइक इन सम रिस्पेक्ट्स। तो ये दिया जाएगा, अनोलॉजी। ठीक है, अनोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 70 आ जाएगा। 70 को हम देखेंगे कि 70 में क्या कह रहे हैं। 70, तो 70 में आपके पास आ जाएगा, अ वेरी शॉर्ट टेल टोल्ड बाय अ करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क। तो ये एनेक्डोट है, डी आ जाएगा। ठीक है, एनेक्डोट। तो ये 70 तक आपके पास इंग्लिश के एमसीक्यूज थे, इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो 71 से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं पेडागोजी के। ठीक है, यानी कि एसए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का है या कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो आता है पेपर, उसमें आपके पास 30% क्या होती है, ये पेडागोजी होती है। ठीक है। तो 71 कहता है कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, ये पेडागोजी के जो लेक्चर्स मेरे हैं वो तकरीबन 30 तक इस चैनल पर मौजूद है मेरे, तो उनको भी आपने गौर से देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है पेडागोजी के पोर्शन के लिए। ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ, तो ये सी आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट आपके पास 72, इन लेसन प्लानिंग द कवरिंग शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ये इंट्रोडक्शन, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 73, IQ level of the slow learners falls in range of 70 to 80। नेक्स्ट आपके पास 74 कहता है जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आपके पास इसमें ये बी और डी इन दोनों में से एक है, तो is concerned with the various aspects of learning या selects and emphasize certain data from the general field। तो ये मैंने ढूंढा है, तो इस दो ये तो इसके करीब तरीन जा रहे थे, तो एग्जैक्ट इसमें से दोनों में से एक है, कंफर्म कोई नहीं है, तो इसको आपने दोबारा चेक करना है इस क्वेश्चन नंबर 74 को। ठीक है ना, इसको सही तरह से चेक करके तो फिर इसको फाइनल करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 75 है। तो 75 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 75, हाँ 75 में कहता है, इसमें कहता है एजुकेशन साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स। तो ये आपके पास भी आ जाएगा, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास रूम। नेक्स्ट आपके पास 76, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो ये आपके पास ये है, टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 77, इसको हम देखेंगे 77 को। तो 77 में कहता है आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 78, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कोर्स हैज ट्रूली पावर्ड द वे फॉर लर्नर टू बिकम तो अवेयर, अप्रिशिएट, इक्विप या क्रिएटिव, वाइज, ऑनेस्ट। इन दो में से एक है, कंफर्म नहीं हो रहा था, तो ये इन दो में से एक है, इसको आपने दोबारा चेक करना है लाजमी इस एमसीक्यूज को। ठीक है, क्योंकि जो
100% कंफर्म ना हो तो वो मैंने कोशिश की है कि वो मैं आपके साथ शेयर ना करूं। तो इसको आपने चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी? तो ये आपके पास इंटीग्रेट है बी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 80। टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। तो ये आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान, बजटिंग, कॉर्पोरेट प्लान, बोथ ए एंड बी। तो ये बोथ ए एंड बी दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 81। तो 81 को हम देखेंगे। 81 में क्या कह रहा है? 81 में कहता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। तो ये सी आ जाएगा। अमाउंट ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 82। एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोज डाउन टू द राइट बिकॉज ऑफ द ये वर्किंग of the law of diminishing marginal utility, substitution effect of a decrease in price, income effect of all in price, all of above, ये सारे इसमें आते हैं। इन सब की वजह से ये डाउनवर्ड टू दी राइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 83। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन दी सेट ऑफ डाटा इज मॉड। ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को मॉड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसको हम देखेंगे 84 को। तो ये आपके पास स्टैट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन नंबर 83 और 84। ठीक है। तो 84 में कहता है व्हाट इज द मीन एंड मीडियन फॉर ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ठीक है। इनके एक्स की वैल्यू दी है 96843। इसमें से मीन और मीडियन हमने मालूम करना है। ठीक है। तो मीडियन मालूम करने का तरीका ये है कि आप क्या करें, अगर कोई और डाटा दे देता है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो जो अगर आपके पास 8 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 8 है, दरमियान वाली आपके पास क्या आ जाएगी? मीडियन। तो मीन जो होता है इन सबको जमा करके, तो नंबर ऑफ वैल्यू से 1 2 3 4 5 इन सबको जमा करके 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास ये बी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, यानी कि मीन 6 और मीडियन 8 है। 85 इसमें कहता है सैम्पलिंग इन विच इंटैक्ट ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल और रैंडमली सिलेक्टेड इज कॉल्ड। ठीक है। तो इसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 86 इसमें कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये फ्रेडरिक टेलर था। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 87। साइंटिफिक मैनेजमेंट हैड डैश प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 88। द स्टेप इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ एन आउटलाइन ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड एंड द मेथड फॉर अकम्प्लिशमेंट इज कॉल्ड। तो ये दो थे मेरे ज़हन में। ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है या प्लानिंग, इसको भी आपने देख लेना है। ठीक है ना। इसमें से कंफर्म नहीं है, ये मुझे कंफर्म नहीं था तो इसलिए मैंने ये आपके लिए, इन दो में से एक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है। तो ये ऊपर वाले ये कंफर्म ही है। तो नेक्स्ट आपके पास है 89। इसमें कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद डैश एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डोमेन जो होती है, इसका लिंक डायरेक्ट मेंटल के साथ होता है। बी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पेगट सजेस्टेड दैट देयर आर डैश स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। 91 में कहता है एन अडल्ट ह्यूमन हैज डैश बोन्स इन हिज बॉडी। अक्सर पेपर में आता रहता है 206। नेक्स्ट आपके पास है 92। अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट। तो
इसमें ये a statement of the aims of an investigation, a statement which serves as the basis for further investigation, the methodological the methodical methodical method methodical evaluation of research evidence, all of the above। तो इसमें ये भी हो सकता है, ये सारे भी इसमें आ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द अबव ये ज्यादा बेस्ट है इसमें, लेकिन इसको आपने देख लेना है दोबारा, ठीक है। इसको आपने सर्च कर ले, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको ज्यादा देर सर्च करता या मुख्तलिफ जगहों से, तो इसको आपने दोबारा सर्च करके इन दो में से कोई एक आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 93, विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन अप्रोच। तो ये आपके पास टॉप डाउन डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 94 इसमें कहता है डैश इज अ स्टैटिस्टिकल इंडेक्स which describes the degree and direction of the relationship between two variables. Relationship between two variables is called correlation. दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन होता है, यानी x और y दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसके फार्मूले में, उनके रिलेशन हम फाइंड करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन फाइंड होता है, कोरिलेशन में। नेक्स्ट आपके पास है 95, इसको हमने देखना है 95 को। इसमें कहता है एन असेसमेंट दैट इज कैरीड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड, एंड पूरे जो थ्रू आउट कैरीड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। तो एट द एंड जो होती है वो सुमेटिव होती है, और जो डायग्नोज करते हैं हम कोई प्रॉब्लम, वो डायग्नोस्टिक होती है, ठीक है। तो जो आपके पास कैरीड आउट द थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 96, इसमें कहता है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो ये आपके पास होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 97, द पर्पस ऑफ ग्रेड्स इज टू ए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है। ये आपके पास ए ही आएगा इसका। द पर्पस ऑफ ग्रेड्स, जो हम ग्रेड देते हैं बच्चों को ए बी सी, तो वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट अ स्टूडेंट के, स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या रही है इस मंथ में, इस साल में, या जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में हम देखेंगे कि 98 में क्या कह रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे 98 को। 98 तो 98 में कहता है the syllabus is described as summary of topic, तो डिटेल ऑफ चैप्टर्स, मेन चैप्टर्स या फ्यू चैप्टर्स, ये समरी ऑफ टॉपिक्स होती है, ठीक है, सिलेबस। नेक्स्ट आपके पास है 99, which domain of objectives is not being evaluated through our present system of examination। तो ये आपके पास अफेक्टिव डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 100, the forces that affect the development of curriculum are called। तो ये फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारे पास ये 100 एमसीक्यूज थे, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का। इसमें 70% का इंग्लिश का आता है और 30% का पेडागोजी का। तो पेडागोजी ये भी आपने देखनी है, और इसके अलावा भी पेडागोजी की तैयारी करनी है। मेरे 30 तक एमसीक्यू लेक्चर हैं इस चैनल पे, और भी अपलोड करूंगा कंटिन्यू, तो उसको भी आपने देखना है। तो इसके बाद में और भी आपके लिए ओल्ड पेपर्स जो हैं वो अपलोड करूंगा कंटिन्यूस। इन दिनों में कंटिन्यूस में ओल्ड पेपर ही आपके लिए, वो अभी कुछ सॉल्व किए हैं, कुछ कर रहा हूँ, तो उनको सॉल्व करके तो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इसमें कुछ वर्डिंग में प्रॉब्लम भी हुई है मुझे अदा करने में। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज।